नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज का हमारा विषय बहुत ही गंभीर है और मुख्यतः ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तथा आपके जानकारी के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर का नाम हमारा है, ये बहुप्रतीक्षित चैप्टर है आपका, इसका नाम बुद्धि है। क्या है? बुद्धि। अब मेरी आदत है इधर उधर की बात करने की ही नहीं है, तो मैं इधर उधर की बात करूँगा ही नहीं। बुद्धि क्या है? देखिए, बुद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः बातचीत में अधिकतर किया जाता है कि अमुक बालक की बुद्धि बहुत तेज़ है या किसी बालक की बुद्धि बहुत मंद है, ऐसा कहा जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के विषय में कहा है कि बुद्धि अनुकूलन प्रकृति में होती है, और कुछ ने बुद्धि को सीखने की योग्यता के रूप में स्वीकार किया, और कुछ ने कहा ये बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो कुछ अन्य ने अधिगम की मात्रा को, अधिगम मतलब सीखने की मात्रा के रूप में देखा। ये बुद्धि की विशेषता मैं बताऊंगा बाद में। उससे पहले कुछ मनोवैज्ञानिक इसके विषय में क्या क्या कहें, एक बार उसे सुन लीजिए। बाकी कंटेंट मैं एक जगह पर करवा दूंगा, आप उसके लिए परेशान ना हो। यदि रिविजनल आप चाहें वीडियो तो आपके लिए वो मिलेगा। जितने भी सिद्धांत साइकोलॉजी में हैं और जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हो, चाहे जो एग्ज़ाम दे रहे हों, टेट सीटेट में उतना सिद्धांत वगैरह नहीं आता है, लेकिन टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, और अलग अलग जो स्टेट हैं उनके जो साइकोलॉजी होते हैं, मनोविज्ञान अगर उनके सिलेबस में है तो सारे स्टेट्स के एग्ज़ाम में यह जो है काम आएगा। ठीक है साथियों, तो आप उसके लिए परेशान ना होइए। तो फ्रीमैन ने कहा है बुद्धि की जैसे अनेक परिभाषा है, तो उन्होंने उसका विश्लेषण किया। फ्रीमैन नामक के मनोवैज्ञानिक थे, और विश्लेषण करने के बाद उन्होंने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? अब पहली कैटेगरी, बुद्धि को उन्होंने समायोजन की योग्यता के रूप में देखा। कौन सी? समायोजन। समायोजन की योग्यता के रूप में देखा। और दूसरा इन्होंने कहा सीखने की योग्यता के रूप में। परिभाषा आप निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से, सीखने की योग्यता अपने हिसाब से एडजस्ट कर दीजिएगा। और तीसरा उन्होंने कहा कि ये अमूर्त चिंतन की योग्यता है। कैसा? अमूर्त। ये अमूर्त क्या होता है? कोई ऐसा विषय जिसके विषय में आप केवल सोच पा रहे हों, देख नहीं पा रहे हों, वो अमूर्त है। ठीक है ना? बिना देखे हुए किसी के बारे में यदि आप कल्पना कर रहे हैं तो आप अमूर्त चिंतन की योग्यता रखते हैं, और ये सबसे बड़ी योग्यता है। मूर्त वो होता है, इसका विपरीत, जो सामने से दिखाई दे उसके बाद उसके विषय में हम सोचें, तो वो हमारा मूर्त हो गया। अब यदि आप परिभाषित करना चाहें कि बुद्धि क्या है, तो बुद्धि जीव जगत में या जीवों का एक ऐसी योग्यता है या एक ऐसा गुण है या एक बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जिसमें समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता तथा अमूर्त चिंतन की योग्यता विद्यमान रहती है। ठीक है? टर्मैन ने कहा व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। टर्मैन नाम था एक मनोवैज्ञानिक का, उन्होंने ऐसा कहा। बुद्धि के पक्ष जो हैं कार्यात्मक हैं, क्रियात्मक हैं और संरचनात्मक हैं। एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था ईवल थॉर्नडाइक। क्या नाम था? ईवल थॉर्नडाइक। उन्होंने बुद्धि को 3 कैटेगरी के रूप में डिवाइड किया। वो कैटेगरी कौन कौन सी है? उन्होंने कहा बुद्धि जो है एक प्रकार की सामाजिक होती है,
सामाजिक बुद्धि होती है, सोशियल, लिखने में समस्या हो रही है इस पेन से। दूसरी है स्थूल बुद्धि। कौन सी? स्थूल। जो मैं बता रहा हूँ इसके विषय में आप सोचते भी रहिए कि इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ। जब आप चीज़ों को लिंकअप करके पढ़ेंगे, यकीन मानिए सबसे शानदार पढ़ाई वही होती है, चाहे जिस क्षेत्र में आप कर रहे हो। और तीसरा हमारा है अमूर्त बुद्धि। ये थार्नडाइक ने बताया था कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। अब सामाजिक बुद्धि वो होती है जो मूर्त बुद्धि होती है, ठीक है, मूर्त के विषय में बता ही चुके हैं। स्थूल क्या होता है, अमूर्त भी जानते हैं आप। स्थूल बुद्धि क्या है? वस्तुओं को समझने व प्रयोग करने की योग्यता होती है। स्थूल बुद्धि एक ऐसी बुद्धि है जिसमें वस्तुओं को समझने व प्रयोग करने की योग्यता विद्यमान रहती है, ठीक है। अब बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? तो कारक में जनरली वही कारक आएंगे, वातावरण और आनुवंशिक या वंशानुक्रम वाला। उसी में तीसरा अगर निकालना चाहो, एक तो हमारा वातावरण हो गया, और दूसरा हमारा वंशानुक्रम या जेनेटिकल हो गया। अब इन दोनों की क्रिया से एक ऐसी बुद्धि होगी जो वातावरण और वंशानुक्रम की अंतर क्रिया के द्वारा डेवलप होगी, ठीक है। तो ये हमारा बुद्धि के निर्धारित करने वाले कारक हो जाएंगे। अब जो आपको याद करना है, उस याद करने में आपको ये देखना है कि बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं और किस किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या कहा है, या कितने प्रकार का जो है डिवीज़न किया, उसमें भाग किया। तो बुद्धि के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं उसको साइकोलॉजी में 2 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। एक तो पिंडक वर्ग, हर जगह आपको मिलने वाला नहीं है कंटेंट, अगर आप कहीं पढ़े हों तो आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा इन चीज़ों को। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सबसे अच्छा आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपको सामान्यतः मिलने वाला है नहीं। ये पिंडक वर्ग हो गया, और दूसरा हमारा हो गया विभाजक वर्ग। हाँ, मुझे ये एक व्यक्ति ने कहा था कि इसमें आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, तो आवाज़ के लिए आप परेशान ना हो, जल्द ही जल्द मैं उसका समस्या का निराकरण कर दूंगा, ठीक है। आप उसके लिए परेशान ना हो। जो आने वाले हमारे वीडियोज़ होंगे उसमें आपको क्लैरिटी एकदम से होगी। बस ये है कि इतना टाइम इस पर नहीं दे पाता हूँ, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है ये। तो पिंडक वर्ग क्या है? पिंडक वर्ग का मतलब सामान्य क्षमता की बुद्धि, ठीक है। और जो हमारा विभाजक वर्ग है, इसमें विभिन्न योग्यताओं के रूप में बुद्धि को रखा जाता है। अब बुद्धि के कुछ प्रमुख कारकीय सिद्धांत, एक तो ये हो गया, 2 वर्गों में डिवाइड किया गया बुद्धि को। अब एक कारकीय सिद्धांत इसमें है, मैं बताऊंगा कैसे कैसे है। जैसे एक कारक सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत, ऐसे हेडिंग डाल लेते हैं, कारकीय सिद्धांत, ठीक है ना। तो कौन कौन से हैं? एक कारकीय सिद्धांत, पहले मैं बता दूं ऐसे, फिर द्विकारकीय सिद्धांत, फिर बहुकारकीय सिद्धांत, समूह कारकीय सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, बुद्धि संरचना सिद्धांत, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है। अब सिद्धांत तो मैं एक जगह में कंप्लीट कर दूंगा, आप उसके लिए टेंशन ना लीजिए। कोई एक वीडियो में बनाऊंगा लास्ट में, वो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है। जितने भी कंटेंट हैं, कौन सा सिद्धांत किसने दिया, कहा है, कैसे है, वो सब आपको मिल जाएगा, आप उसके लिए परेशान ना होइए। अब एक कारक सिद्धांत, इसको विनय और टर्मैन, एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं स्टर्न, इन 3 मनोवैज्ञानिक के समायोजन प्रयास के द्वारा इसको जोड़ा गया। कौन कौन थे? विनय, टर्मैन और स्टर्न, इनके सम्मिलित प्रयासों के द्वारा इसको जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। द्विकारकीय सिद्धांत क्या है? इसको स्पीयर नामक मनोवैज्ञानिक ने 1904 में इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। इसे सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता, यानी सामान्य को जनरल कहते हैं, विशिष्ट को स्पेशल कहते हैं। तो जीएस फैक्टर सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन थे, ये ध्यान रखना। बहुबुद्धि सिद्धांत, तो इसके विषय में वैसे तो हावर्ड गार्डनर हैं, और लेकिन फर्स्ट रूप में इसको थार्नडाइक ने प्रतिपादित किया था।
बहु का मतलब ये है बुद्धि अनेक स्वतंत्र कारकों से मिलकर, वो बहुबुद्धि नहीं है दूसरा वाला, यहाँ कारकीय सिद्धांत से मतलब है। अगर आपसे बहुबुद्धि पूछा जाएगा तो वो हावर्ड गार्डनर हैं, लेकिन बहुकारकीय सिद्धांत किसने दिया था? ये थॉर्नडाइक थे, ठीक है ना। उन्होंने कहा बुद्धि अनेक स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है। समूह कारकीय सिद्धांत इसने थर्स्टन ने दिया था, जो ये द्विकारकीय सिद्धांत और बहुकारकीय सिद्धांत के बीच का समन्वय है। अब इसके विषय में आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें और मैं बताना चाहूँगा। उन ज़रूरी चीज़ों में क्या है कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे 1905 में विनय एवं साइमन ने सफल बुद्धि परीक्षण किया था। किसने किया था? विनय एवं साइमन ने, विनय और साइमन बुद्धि परीक्षण सबसे पहले इन्होंने किया था 1905 में। तो इसमें 3 जो है डिवीज़न है विनय वाले में। एक है पूर्व विनय काल, फिर विनय काल और उत्तर विनय काल। तो पूर्व विनय काल जो है ये 16वीं 17वीं शताब्दी का मैटर है, और जो विनय काल है ये 20वीं शताब्दी का मैटर है, और उत्तर विनय काल उसके बाद का मैटर है। आज कौन सा युग चल रहा है आप सोचिए इसके विषय में। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1890 में कैटल ने किया था, और कैटल ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत दिया था, ठीक है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हेनरी एच गॉडार्ड 1910 में फ्रेंच से हिंदी में अनुवाद प्रकाशित उन्होंने किया था और उसका प्रकाशन हुआ था। लेविस एवं टर्मैन ने, ठीक है, अनुकूलन तथा परिमार्जन पर इनका योगदान अधिक है। मानसिक आयु तथा बुद्धिलब्ध के संप्रत्यय का प्रतिपादन विनय ने किया था। अगर आपसे कहा जाए कि IQ इसका जो है प्रतिपादन किसने किया था, तो ये हमारे कौन थे? विनय, ठीक है। तो याद रखना, विनय को भूलना मत इस चैप्टर में, विनय से ही लगभग चीज़ संभव है। अब आती है एक हमारा एक टॉपिक आता है हमारा, जिसका नाम है IQ, बुद्धि लब्ध, इंटेलिजेंस क्वांटिटी, राइट। तो जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न तथा कुहलमान ने 1912 में मानसिक आयु व वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धिलब्ध कहा। समझ गए? मानसिक आयु व वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धिलब्ध या IQ कहा। परंतु IQ शब्द का प्रयोग 1916 में टर्मैन द्वारा स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण के प्रकाशन के उपरांत ही यह प्रचलन में आया था। जो IQ है यह एक जर्मन शब्द है, ठीक। जर्मन मनोवैज्ञानिक ने इस शब्द का सुझाव दिया था। तो ये IQ क्या है, अब ये तो मैं बता ही दिया है मैंने। अब इसके विषय में आपको देखना है कि IQ को यदि मतलब कोई ना कोई एक इसका बेसिक फार्मूला होगा ना, तो IQ क्या होता है? IQ इज इक्वल मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक। तो ये IQ का सूत्र है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में सीधा सीधा ये आ जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है उसमें बुद्धिलब्ध का वितरण मैं बताऊंगा आपको कि बुद्धिलब्ध कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है। और एक नोट डाउन और आप कर सकते हैं, ध्यान आ गया। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण के लिए ही किया जाता है, ध्यान रखिएगा भाई। आपसे एग्जाम में आ सकता है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है, तो बुद्धि परीक्षण के लिए किया जाता है, ठीक है। तो बुद्धिलब्ध का वितरण जो हमारा इसी में अगला टॉपिक है, तो ये वितरण कैसे है? टर्मैन ने विनय के साथ, वही विनय है, ठीक है ना। टर्मैन ने विनय के साथ बुद्धिलब्ध के वितरण में तालिकाएं भी तैयार की थी, जो उनका परीक्षण हुआ था, जिसमें विभिन्न बुद्धिलब्ध वर्ग के व्यक्तियों, बालकों या स्टूडेंट्स का प्रतिशत और संख्या भी उसकी दी गई। अब आपको मैं बताऊंगा कि बुद्धिलब्ध कहाँ से स्टार्ट होता है और किस बुद्धिलब्ध में कितने प्रतिशत मात्रा आती है और उसको क्या कहा जाता है। तो 71 से कम, लेस देन 71, जो इसका परसेंटेज है, माना जाता है कि 2% पीपल अराउंड इसके होते हैं,
जो जिसकी IQ जो है <71 होती है, और इनको जड़ बुद्धि कहा जाता है। कौन सा? जड़। और 71 से 80 के मध्य में 7% लोग पाए जाते हैं, जिनको कि अल्प बुद्धि वाला कहा जाता है। अब आप कौन से बुद्धि वाले हैं अभी आप सोच लीजिएगा। 81 से 90 इनकी जो मात्रा है ये 16% है, मतलब ऑल अराउंड। इनको कहा जाता है मंद बुद्धि। फिर आता है 91 से 110, इनकी संख्या ऑल अराउंड 50% होती है। इनको सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति कहा जाता है, और सामान्यतः व्यक्ति इसी में आते हैं। फिर पेज बढ़ा लें। 111 से 120, इसमें भी 7% लोग आते हैं। वही 71 से 80 से शुरू हो जाएगा, उसके बाद नीचे शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 111 से 120 इसमें 7% लोग आते हैं, और इनको प्रखर बुद्धि वाला कहा जाएगा। प्रखर बुद्धि, ये जो हमारे सिविल सर्वेंट या अच्छी जॉब जो अचीव कर लेते हैं कम टाइम में, वो कहीं ना कहीं इसी श्रेणी में आते हैं। और 121 से 130 ये 7% लोग हैं। 121 से 130 सॉरी 111 से 120 में ये तीव्र बुद्धि वाले आएंगे। प्रखर नहीं, तीव्र बुद्धि। और 121 से 130 के मध्य प्रखर बुद्धि वाले आएंगे। इनकी संख्या 7% है, और 111 से 120 वालों की संख्या 16% है, ठीक है। देखिए, ऑनलाइन पढ़ाने में एक दिक्कत ये आती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है कि यदि कोई आवाज़ निकल गई तो निकल गई, उसको दोबारा मतलब ये एक्सक्यूज़ बोलने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहता है कि यहाँ एक्सक्यूज़ कहें कि यहाँ मुझसे गलती होगी। ऑफलाइन क्लास में फ़ायदा रहता है, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में नहीं रहता। तो 121 से 130 के मध्य जो है 7% पीपल पाए जाते हैं, और इनको प्रखर बुद्धि वाला कहा जाता है। फिर आता है 130 से एबव, ये साइंटिस्ट लोग हैं। 130 से एबव इनकी संख्या भी 2% ही पाई जाती है, और इनको प्रतिभाशाली कैटेगरी में रखा जाता है। प्रतिभाशाली। तो यदि रिवीजन मारा जाए, कौन कौन सी बुद्धि होती है? जड़, अल्प, मंद, सामान्य, तीव्र, प्रखर, प्रतिभाशाली, ठीक है। ये मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ। अगर ऊपर से आना चाहें तो प्रतिभाशाली, प्रखर, तीव्र, सामान्य, मंद, अल्प, जड़, इतने प्रकार की बुद्धि होती है। अब बुद्धि परीक्षण के प्रकार कितने हैं, ठीक। तो बुद्धि परीक्षण के 2 प्रकार हो सकते हैं। एक तो व्यक्तिगत या इंडिविजुअल, और दूसरा सामूहिक या ग्रुप में। तो मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ। जी का मतलब ग्रुप हो गया, और पी का मतलब पर्सनल या इंडिविजुअल आई कर देते हैं, ठीक है ना। सामूहिक में बहुत सारे लोगों का बुद्धि परीक्षण होगा, व्यक्तिगत में एक ही लोगों का होगा, नाम से ही पता चल रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके अलावा इन्हीं में 2 कैटेगरी और कर सकते हैं। जैसे सामूहिक में शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है ना। शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में क्या है? बोलकर शब्दों के माध्यम से आंसर देते हैं, ठीक है ना। अगर कोई हमारा IQ टेस्ट कर रहा है, अगर कुछ पूछा तो हम बोल कर बताएंगे, ठीक। अब और शब्द अपने जो हमारे शब्द हैं उसको हम बोलेंगे, तभी तो सामने वाला समझेगा क्या कह रहे हैं। और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है? चार्ट वार्ट होता है, चार्ट के माध्यम से इशारे से बताया जाता है। अब क्या है, बुद्धि जो है व्यक्तिगत और सामूहिक में बता ही दिया था, तो इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा कर ही ली जाए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। व्यक्तिगत यानी पर्सनल, सामूहिक यानी ग्रुप्स। इसमें कौन कौन से बुद्धि परीक्षण आते हैं? तो एक तो नोट डाउन कीजिएगा। व्यक्तिगत में विनय साइमन, स्टैनफोर्ड टर्मन, भाटिया, डेविड वेसलर। एक बार पुनः, व्यक्तिगत में कौन कौन से बुद्धि परीक्षण आएंगे? विनय साइमन, स्टैनफोर्ड टर्मन, भाटिया, डेविड वेसलर, ये सारे अलग अलग नाम हैं। और सामूहिक में आर्मी अल्फ़ा, अल्फ़ा का साइन ये होता है, आर्मी बीटा, ठीक।
ये आर्मी अल्फ़ा जो है इंग्लिश जानने वालों के लिए है, और आर्मी बीटा है जो इंग्लिश नहीं जानते हैं। इसके अलावा सामूहिक में जलोटा, अनूप जलोटा नहीं, जलोटा, टेडन और मेहता, ये सारे बुद्धि परीक्षण सामूहिक बुद्धि परीक्षण में आएंगे। ठीक है ना साथियों, समझिएगा और इसको दोहराइएगा ज़रूर। एक बार में जल्दी याद होगा नहीं, क्योंकि ये आपके लिए एकदम अलग विषय है भाई। कक्षा 1 से लेकर 10th तक जो भी आपने पढ़ा, कहीं आया काम? कहीं नहीं आ रहा है साइकोलॉजी। उसके बाद 10th से 12th किए होंगे, 12th में भी कहीं काम नहीं आएगा। जो ग्रेजुएशन है उसमें स्कोप रहता है कि आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं उस टाइम। ठीक है, पीजी में भी होता है, बहुत कम ही केस में जो है पीजी या यूजी में साइकोलॉजी नामक सब्जेक्ट व्यक्ति लेते हैं। तो इसलिए नया नया विषय है, इसके विषय में आपको यही करना है। जो वीडियो आप देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, उनको बार बार देखिए और कोशिश ये कीजिए जो पॉइंट है उसको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि कंटेंट ही एग्जाम में टेट उट में आने वाले हैं, परिभाषा इसकी नहीं आने वाली। इसीलिए मैं कंटेंट दे रहा हूँ, और ये सिद्धांत जो है मैं किसी न किसी वीडियो में पूरा कवर कर दूंगा, पूरे सिद्धांत जैसे आप कहेंगे, और मैं ऐसा ट्रिक भी बताऊंगा कि वो आपको याद भी हो जाएगा, आप उसके लिए तनाव न लें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, आपका पैसा तो नहीं लग रहा है इससे, और शेयर भी कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट भी कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।